ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएमसी के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इसके पहले तक हम लोगों ने पार्ट का रिवीजन किया है। साइंस 1 के 4 पार्ट, साइंस 2 के 4 पार्ट, तो मिलाकर इस बार सेमेस्टर 2 में हमें टोटल 8 पार्ट करने हैं और उसके ऊपर से ही हमें पेपर दिए जाएंगे। पेपर का स्वरूप बहुत ही आसान है, तो आज हम इसमें पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे साइंस 1 का। बेसिकली साइंस 1 एंड साइंस 2 का सेम पेपर पैटर्न है, तो साइंस 1 का डिस्कस किया, एज यूजुअल साइंस 2 का भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। साइंस 1 का इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो साइंस 1 के इंडेक्स में हमें 4 पार्ट है ये बार। 11वां पार्ट प्रकाश का परावर्तन। द्वितीय सत्र देखिए, द्वितीय सत्र में प्रकाशाचे परावर्तन मतलब प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का अध्ययन, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, हमारे उपयोगी पदार्थ, ये 4 जो है वह साइंस 1 का टॉपिक है। तो ये इसमें से हमें टोटल साइंस का पेपर जो है 40 मार्क का है, तो 40 में से इन सारे चैप्टर्स को 10-10 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। मतलब प्रकाश के परावर्तन में से 15 मार्क्स का विकल्प के साथ आएगा, उसमें से 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से ध्वनि का अध्ययन में से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। टोटल 15 मार्क्स का उसमें से विकल्प के साथ आएगा। तो इस तरीके से 15 चौका 60, मतलब विकल्प के साथ हमारा पेपर 60 मार्क्स का होगा और कंपलसरी क्वेश्चंस हमें कितने करने होंगे, 40 मार्क्स के करने होंगे। तो इस तरीके से साइंस 1 का 40 मार्क्स, साइंस 2 का 40 मार्क्स, 40-40 80 मार्क्स का हमारा लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो द्वितीय सत्र का ये 4 पार्ट समझ में आया, चारों भी 10-10 नंबर के हैं, तो इस तरीके से टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। इसी तरीके से साइंस 2 में भी हमारे पास 4 पार्ट है, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। 15वां पार्ट है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, आनुवांशिकता और परिवर्तन, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, अंतरिक्ष अवलोकन जो है दूरबीन, जिसे दूरदर्शी भी कहा जाता है। तो सेम वैसा ही पैटर्न होगा, 10-10 नंबर का होगा। तो सजीव की जीवन प्रक्रियाएं 10 नंबर, आनुवांशिकता और परिवर्तन 10 नंबर, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान 10 मार्क्स का, और अंतरिक्ष अवलोकन दूरबीन जो है वह भी आएगा 10 नंबर का। ठीक है, तो विद ऑप्शन हमें होगा 15-15 नंबर का, और विदाउट ऑप्शन हमें होगा 10-10 नंबर का। विकल्प सहित मतलब विकल्प दिया गया रहेगा, तो इस तरीके से 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस हर एक पार्ट में से आएंगे। जो तो टोटल मिला के साइंस 1 के 4 पार्ट और साइंस 2 के 4 पार्ट, टोटल 8 पार्ट जो है द्वितीय सत्र में आने वाला है। ठीक है, तो जैसा पेपर पैटर्न 9वीं का है वैसा ही सेम पेपर पैटर्न 10वीं का ही है, 10वीं का भी है। तो अगर हम लोग 9वीं का पेपर पैटर्न समझ लेंगे तो 10वीं के लिए हमें बहुत ही आसानी होगी। तो विज्ञान पेपर का स्वरूप कैसा है, विज्ञान में है साइंस 1 और साइंस 2। ओके, साइंस 1 जो है हमारा 40 मार्क्स का, साइंस 2 भी जो होगा हमारा 40 मार्क्स का होगा। तो 40-40 टोटल कितना हो गया, 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स की लिखित परीक्षा होगी और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होगा देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हें 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल करना होगा, जिसमें साइंस 1 होगा 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल, साइंस 2 में से होगा 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल। जर्नल को दिए जाएंगे 4 मार्क्स। तो टोटल अगर जिसका जर्नल कंप्लीट होगा उसे उस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर पूरे के पूरे दिए जाएंगे। जितनी भी
प्रैक्टिकल्स टीचर ने आप लोगों को करने के लिए कहा होगा विज्ञान की प्रयोग पुस्तिका में, उतना पूरा अगर कंप्लीट होगा तो आप लोगों को पूरे के पूरे 4 नंबर दिए जाएंगे जर्नल के ऊपर। एक्सपेरिमेंट पे 12 नंबर होगा। एक्सपेरिमेंट पे 12 नंबर किस प्रकार दिया जाएगा? साइंस 1 का जो प्रैक्टिकल होगा उस पे 6 मार्क्स, और साइंस 2 का प्रैक्टिकल जो करने के लिए दिया जाएगा उस पे 6 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से 6 और 6 कितना हो जाएगा मिलाकर 12। साइंस 1 के प्रैक्टिकल को 6, साइंस 2 के प्रैक्टिकल को 6। अब इस 6 का भी अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि सामग्री दिया रहेगा, उसका ऊपर का हेडिंग लिखना होगा, और ऑब्जर्वेशन लिखना होगा, निष्कर्ष लिखना होगा, रिजल्ट लिखना होगा। तो ये क्या होगा, 6 मार्क्स का भी अंदर विभाजन किया जाएगा। प्रैक्टिकल का 12 और 4, 12 कितना 16 मार्क्स, और 4 मार्क्स का हमें क्या लिखना है? प्रोजेक्ट लिखना है। पेपर 1 का भी प्रोजेक्ट करना होगा। जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया होगा, अपनी क्लास टीचर साइंस के टीचर को दिया होगा, वो प्रोजेक्ट आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में जमा करना होगा। तो उस पे भी कितने मार्क्स होंगे? टोटल 4 मार्क्स होंगे। प्रोजेक्ट टॉपिक्स टू बी गिवन आर ओनली फ्रॉम द एक्सरसाइजेस ऑफ द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बुक में से ही आप लोगों को प्रोजेक्ट का टॉपिक दिया जाएगा, फिर आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट 1 साल के लिए है, तो साइंस 1 का एक प्रोजेक्ट, साइंस 2 का एक प्रोजेक्ट। टोटल कितना प्रोजेक्ट बनाना? हर बच्चे को टोटल 2 प्रोजेक्ट बनाने होंगे, साइंस 1 और साइंस 2 के। उसमें जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी प्रोजेक्ट लिखा है, उसमें 3 नंबर आप लोगों के मेथोडोलॉजी पर है, 2 नंबर ऑब्जर्वेशन पे है, और 1 नंबर कंक्लूजन पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के जो मार्क्स होंगे वो कंप्लीट होंगे। तो वापस से इंटरनल असेसमेंट देख लीजिए। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। 20 मार्क्स में 12 नंबर का आप लोग प्रैक्टिकल लिखोगे, प्रैक्टिकल करोगे, 4 नंबर जनरल पे है, और 4 नंबर जो आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा उस पर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो 20 नंबर जो हमें स्कूल से दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाएंगे और किस आधार पर दिए जाते हैं। तो ये था हमारा असेसमेंट इंटरनल वाला। अब एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब जो हम 80 मार्क्स के पेपर की बात कर रहे थे उसके बारे में बात करेंगे। 80 मार्क्स में से 40 नंबर होगा साइंस 1 को, और 40 मार्क्स होगा साइंस 2। पहले साइंस 1 के पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। साइंस 1 के पेपर में किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल होंगे 4 प्रश्न, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। इस तरीके से कुल मिला के हमें कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 4 प्रश्न दिए जाएंगे। अब इन 4 प्रश्न को भी कैसे सब डिवाइड करना है वो दिया गया है। क्वेश्चन 1A में होगा 1-1 अंक वाला प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? टोटल 5 प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों को बहुपर्यायी ऑप्शंस दिए जाएंगे, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1A। ठीक है, क्वेश्चन 1A में क्या होगा? आप लोगों को 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। उस 5 फिल इन द ब्लैंक्स का 5 मार्क्स होगा। 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे? वह रिक्त स्थानों की पूर्ति करो होगा, और उसके लिए आप लोगों को 4 ऑप्शंस भी देंगे पेपर में।
उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और उस ऑप्शन का आप लोगों को सिर्फ नंबर लिखना होगा, जैसे अ ब क ड ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक एक अंक वाला प्रश्न। फिर उसके बाद में प्रश्न 1B। प्रश्न 1B क्या होगा? एक एक अंक वाले 5 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो प्रश्न छोड़कर। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें नहीं आएगा क्योंकि रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चन 1A में कर लिया है, तो 5 नंबर आप लोगों को उधर मिल गए। तो वैसा फिल इन द ब्लैंक्स वापस से आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा 1B में। 1B में एक एक नंबर के ही प्रश्न होंगे, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति करो ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उस प्रश्न 1A में, उसमें से एक आप सेलेक्ट करोगे और वो आपको का होगा फिल इन द ब्लैंक्स का उत्तर। ठीक है, वैसे प्रश्न 1B में आप लोगों को कौन से टाइप क्वेश्चन पूछे जाए मैं अभी आंसर करूंगी। क्वेश्चन 2A में जाते हैं। 2A में क्या क्या दिया है? 2-2 अंक वाले 3 वैज्ञानिक कारण लिखो। आप लोगों को वैज्ञानिक कारण 3 पूछा जाएगा। साइंस 1 के 4 पार्ट में से 3 वैज्ञानिक कारण, वैसा ही साइंस 2 के 4 पार्ट में से 3 वैज्ञानिक कारण पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कोई 2 ही हल करना होगा। सबके सब नहीं हल करने, तीनों नहीं हल करने, कोई भी 2 जो अच्छे से आ रहे होंगे आप लोगों को विद एक्सप्लेनेशन, तो वो आप पहले हल कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन 2B। क्वेश्चन 2B में क्या होगा? 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न दिए जाएंगे आप लोगों को, उसमें से आप लोगों को कोई 3 हल करना होगा। मतलब क्वेश्चन 2 जो है वह 2 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन 2A जो है वह वैज्ञानिक कारण, क्वेश्चन 2B जो है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस का समावेश होगा वह आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वह भी कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का ही होगा। उसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कोई 3 हल करना है। तो कोई 3 हल करना है, 2 या 6, तो 6 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे और 3 नंबर के 8 प्रश्न दिए होंगे। उन 8 प्रश्नों में से आप लोगों को कोई 5 प्रश्न हल करना है। बहुत ही सिंपल होंगे क्वेश्चंस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, तो आप इजी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अपने ओन वर्ड्स में, अच्छे हैंडराइटिंग में, ओन वर्ड्स में समझदारी से जो जो टर्म्स होंगे वो यूज करके लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। साइंस ऐसा है जो रटने से नहीं आता है, उसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एक बार आप समझ लेंगे कंसेप्ट समझ गया तो आप प्रश्नों के उत्तर आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 5-5 अंक के प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न होंगे, लेकिन हमें कितना हल करना है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न हल करना है। तो 2 में से जो भी एक अच्छे से आता होगा वो आप हल कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन 1A जो है वह एक एक अंक वाले 5 प्रश्न दिए जाएंगे। वह कैसा प्रश्न होगा? फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होगा, बहुपर्यायी, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में होगा। उसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है। फिर उसके बाद में प्रश्न 1B में एक एक अंक वाले 5 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन वह रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न नहीं होगा। उसके अलावा कोई एक एक नंबर का क्वेश्चन जो होता होगा वो आएगा उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर 2-2 अंक वाले प्रश्न आएंगे
उसमें 3 वैज्ञानिक कारण दिया होगा। 3 वैज्ञानिक कारण में से सिर्फ और सिर्फ 2 वैज्ञानिक कारण हमें लिखने हैं। तो जो 2 वैज्ञानिक कारण अच्छे से आता होगा आप लोग उसे पहले लिख दीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखना। पॉइंट बाय पॉइंट आंसर बना के लिखेंगे तो टीचर को कॉपी चेक करने में बहुत ही आसानी होती है। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा, इम्पोर्टेंट वर्ड होगा, उसको हाईलाइट कर देना, मतलब पेन से, ये नहीं चमकीले पेन से हाईलाइट करने बैठोगे, नॉर्मल आपका जो पेन होगा उससे एक लाइन मार देना नीचे के साइड, ताकि वो हेडिंग टाइप में दिख जाएगा टीचर को और लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट टॉपिक को उन्होंने देखा है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके देखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 2A में वैज्ञानिक कारण, 2B में 2 अंक वाले 5 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से कोई 3 हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 3-3 अंक वाले 8 प्रश्न दिए गए होंगे, 8 में से कोई 5 प्रश्न हल करना होगा। इसमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे वो आगे चर्चा करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो भी देखेंगे हम। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को 5 नंबर का 2 प्रश्न दिया गया होगा, उस 2 प्रश्न में से केवल एक प्रश्न हल करना है। वह एक प्रश्न भी क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखना, ताकि टीचर अच्छे से मार्क्स दे सके। स्टेप बाय स्टेप लिखोगे और इम्पोर्टेंट मुद्दों को हाईलाइट कर देना, और आकृति पूछी गई होगी तो आकृति बना देना, जैसा प्रश्न होगा उस तरीके से अपना उत्तर लिखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गया है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, क्वेश्चन 1A। 1A में तो मैंने आप लोगों को बताया रिक्त स्थानों की पूर्ति है, तो विकल्प के साथ दिया गया होगा, वह विकल्प सेलेक्ट करके लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1A, तो उसमें डाउट ही नहीं होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन 1B में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो देख लेना आप लोग। क्वेश्चन 1B में हम लोगों को पहला टाइप बोला गया है, फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट मतलब क्या होगा, विसंगति पहचानना है, हमें विसंगत शब्दों को पहचानना है, विसंगत शब्द कौन से हैं, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। जैसे कि हमारे साइंस 2 में दिया गया है प्रश्न, जलवाहिनी, रसवाहिनी, दृढ़ उत्तक, विभाजी उत्तक, 208 पेज नंबर पर यह क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए हैं। समूह में विसंगत शब्द पहचान कर उनका कारण लिखिए, ये जो है हमें 1 नंबर में आएगा। ठीक है, तो जैसे जलवाहिनी, रसवाहिनी, दृढ़ उत्तक, विभाजी उत्तक, ऐसा 4 दिया गया है, तो इसमें से हमें एक विसंगति पहचाननी है, एक गलत ऑप्शन दिया गया है, उस गलत ऑप्शन को पहचानना है। अब जलवाहिनी, रसवाहिनी, दृढ़ उत्तक, विभाजी उत्तक में से कौन सा ऑड मैन आउट होगा, दृढ़ उत्तक। ठीक है, दृढ़ उत्तक यह क्या है, ऑड मैन आउट हो गया, मतलब विसंगत शब्द हो गया। अब दृढ़ उत्तक विसंगत हुआ क्यों, इसका कारण भी लिखने के लिए बोला गया है, कारण नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिख दोगे दृढ़ उत्तक तो आधा नंबर मिलेगा, और कारण भी लिखोगे तब जाके आधा नंबर और मिलेगा। तो कारण क्या है इसका, दृढ़ उत्तक का, बाकी सब उत्तक क्या है, सजीव उत्तक है, लेकिन दृढ़ उत्तक क्या है, वह निर्जीव उत्तक है। ठीक है, तो ये टाइप का प्रश्न भी आ सकता है। कोरिलेट, कोरिलेट मतलब सहसंबंध, तो सहसंबंध कैसा होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था जैव प्रौद्योगिकी वाले में, उसमें 44+X टर्नर सिंड्रोम है, 44+XXY यह कौन सी बीमारी है, ये आप लोगों को इसका उत्तर देना होगा। ये कौन सा बीमारी होगी, 44+X जो है हमारा टर्नर सिंड्रोम है, 44+XXY यह कौन सी बीमारी है, उसका उत्तर आप लोगों को लिखना होगा। इसे हम क्या कहेंगे,
सह संबंध कहेंगे। उसके बाद में उसमें और प्रश्न है 3:1 एक संकर है, तो 9:3:3 यह कौन सा सिंड्रोम हो, यह कौन सा है, द्विसंकर पद्धति है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया सह संबंध टाइप के प्रश्न। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न किस तरीके से आ सकता है, मैच द कॉलम, मतलब जोड़ियां मिलाओ, जोड़ियां मिलाओ टाइप का प्रश्न आ सकता है। या फिर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स मतलब सत्य या असत्य लिखो। अगर असत्य है तो उसको सत्य करके भी लिखने के लिए बोला जा सकता है। जैसे कि प्रश्न दिया जाए कार्बन एक धातु तत्व है, तो क्या होगा, यह असत्य होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन धातु नहीं होता है, कार्बन क्या है, अधातु तत्व है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। पांचवा टाइप बोला गया है गिव द नेम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब आप लोगों को नाम भी पूछा जा सकता है या फिर उसका मॉलिक्यूलर सूत्र लिखने के लिए, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है Na2CO3, Na2CO3 क्या होता है, धोने का सोडा, तो आप लोगों को बोला जाएगा कि इसका नाम लिखो। तो Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ऐसे आप लोगों को पूछा जाए सोडियम बाय कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, तो क्या हो जाएगा, NaHCO3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें 1 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1B में किस तरीके के प्रश्न होंगे, क्वेश्चन 1B में होगा फाइंड द ऑड मैन आउट, मतलब विसंगति शब्द पहचानो, या फिर दूसरा है कोरिलेट मतलब सहसंबंध लिखो, तीसरा है जोड़ियां मिलाओ, चौथा है सत्य या असत्य, पांचवा है किसी भी चीज का रासायनिक नाम लिखो या रासायनिक उसका सूत्र लिखो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं क्वेश्चन 1B के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, नो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन इन 1B, मतलब 1B में रिक्त स्थान की पूर्ति आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1A में आ चुका होगा, इसलिए इसलिए क्वेश्चन 1B में जो 5 टाइप के प्रश्न होंगे उस वो इसमें से कोई भी आ सकता है। असंगत शब्द पहचानो, या फिर सहसंबंध लिखो, या फिर जोड़ियां मिलाओ, या फिर सत्य या असत्य, या फिर रासायनिक नाम लिखो, या फिर इन पांचों में से कोई भी 2 या कोई भी 3 ऐसे आ सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2A। क्वेश्चन 2A क्या है, 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब वैज्ञानिक कारण लिखना है। हमें 3 वैज्ञानिक कारण दिया गया होगा, उसमें से हमें कोई 2 वैज्ञानिक कारण लिखने होंगे। ठीक है, तो इसमें से हमें कोई भी 2 वैज्ञानिक कारण लिखने होंगे। ये हो गया वैज्ञानिक कारण का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन 2B। अब क्वेश्चन 2B 2 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से हमें कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। 5 में से 3 प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न में से किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, देखिए। तीन में से किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब सवाल हल करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे हमारे चैप्टर साउंड चैप्टर में है, ध्वनि चैप्टर में सवाल है, तो उसमें से सवाल हल करने के लिए दिया जा सकता है।
जैसे हम लोगों को तरंग दैर्घ्य दिया जा सकता है, ध्वनि आवृत्ति पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी प्रश्न हमें हल करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप लोग जो ध्वनि का चैप्टर है उसमें से सवाल कर लेना, और 11वां चैप्टर जो दर्पण चैप्टर है उसमें से भी सवाल हल कर लेना। ये दोनों पार्ट में ही सवाल हैं, ये दोनों पार्ट में से सवाल जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन 2B में आएगा और एक क्वेश्चन 3 में आएगा। तो 2B और क्वेश्चन 3 में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके के सवाल जो है हमें किस में से करना होगा, 11वें पार्ट और 12वें पार्ट में से सवाल करना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 11वें पार्ट में सवाल है और 12वें पार्ट में सवाल है। तो क्वेश्चन 2B में पहला है सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब सवाल हल करना होगा। दूसरा है लॉज डिफाइन प्रिंसिपल, मतलब किसी का अगर नियम दिया गया है, जैसे न्यूटन का नियम एक्सप्लेन करो, तो ऐसा नियम तो अभी इसमें कोई है नहीं। डिफाइन करो मतलब किसी भी चीज की परिभाषा लिखो। परिभाषा में क्या पूछा जा सकता है, जैसे परिभाषा में पूछा जा सकता है दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण की परिभाषा लिखोगे तो ये परिभाषा हो गई। फिर उसके बाद में ऐसा पूछा जा सकता है कि आयाम किसे कहते हैं, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, तो ये सब की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। प्रिंसिपल मतलब कोई भी नियम, क्या प्रिंसिपल है इस चीज को करने के पीछे, ऐसा भी पूछा जा सकता है सवाल। फिर उसके बाद में सी है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट मतलब छोटे छोटे संक्षिप्त तो उत्तर लिखो। जैसे कि पूछा जा सकता है प्रतिध्वनि का क्या अर्थ है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। तो ये सब भी किस में आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। केमिकल रिएक्शन विथ इक्वेशन, आप लोगों को केमिकल रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया इस बार किसमें है, 13वें चैप्टर में, और 14वें चैप्टर में थोड़ा बहुत ही है। ज्यादातर क्या है 13वें और 14वें चैप्टर में ही रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया सब पढ़ लेना 13वें और 14वें चैप्टर में से। रासायनिक अभिक्रिया भी आप लोगों को पूछी जा सकती है, जैसे कि आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कुछ कुछ दिया जाएगा, या फिर आप लोगों को बोला जाएगा कि बैलेंस करके लिखो केमिकल रिएक्शन को। ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में कंप्लीट द फ्लो चार्ट, मतलब फ्लो चार्ट मतलब क्या होगा, संजाल पूर्ण करो। हम लोगों को कोई भी संजाल दिया जाएगा और उसे पूरा करने के लिए कहा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया रहेगा और हमें वह संजाल पूरा करना होगा। या फिर छठवा क्या है, एफ पॉइंट क्या है, गिव डिफरेंस बिटवीन, मतलब अंतर स्पष्ट कीजिए। और अंतर स्पष्ट करने का 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में हम कितने पॉइंट लिखेंगे, 4-4 पॉइंट लिखेंगे, ताकि आधे आधे नंबर का चारों पॉइंट हो जाए, तो हमें टोटल 4 पॉइंट लिखे रहेंगे, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। जैसे कि पूछा जाएगा हीरे और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये हो गया हमारा अंतर स्पष्ट करने के अंदर। फिर उसके बाद में है राइट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक यूजेस एडवांटेजेस इफेक्ट्स, मतलब क्या होगा इसमें, गुणधर्म पूछा जा सकता है, विशेषता पूछी जा सकती है, उपयोग पूछा जा सकता है, फायदा पूछा जा सकता है, किसी चीज को करने के बाद क्या परिणाम होगा पूछा जा सकता है। तो ये सब भी किसके अंदर आएगा, क्वेश्चन 2B के अंदर आएगा। जैसे कि पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट का गुणधर्म लिखो, फिर पूछा जाएगा कि फुलरिन की विशेषता लिखो, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि हीरे का क्या उपयोग है वो लिखो। तो इस तरीके के प्रश्न भी 2B के अंदर आ सकता है। इसी तरीके से 8वां क्या है, गिव एग्जाम्पल्स। गिव एग्जाम्पल्स मतलब किसी भी चीज का आप उदाहरण दीजिए।
तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन 2B के अंतर्गत। ठीक है, तो 2A और 2B क्लियर हो गया। 2A आएगा 4 नंबर का, 2B आएगा 6 नंबर का। क्वेश्चन 2A में टोटल कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न होंगे। 3 में से कोई 2 वैज्ञानिक कारण लिखने होंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन 2B में हम लोगों को 3 प्रश्न करने होंगे। क्वेश्चन 2B में से 5 हम लोगों को 3 प्रश्न करने होंगे और कितने दिए जाएंगे? 5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो 5 में से टोटल कितने करने होंगे? 3 प्रश्न करने होंगे क्वेश्चन 2B में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में क्या दिया जाएगा? 8 प्रश्न दिए जाएंगे। 8 में से हमें सिर्फ और सिर्फ कितने प्रश्न करने होंगे? 5 प्रश्न करने होंगे। क्योंकि मार्क्स ज्यादा है, 3 नंबर का एक एक प्रश्न है, 3 नंबर का एक एक प्रश्न है, तो उसे हमें थोड़ा एलॉबरेट करना होगा। मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन भी हमें थोड़ा ज्यादा करना होगा। जैसे हमें ज्यादातर 6 पॉइंट बना बनाकर लिखना होगा। अब क्वेश्चन 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 में गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट। मतलब क्या? हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कुछ भी क्वेश्चन दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, तो 3 नंबर में वो आएगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, जैसे गुड कि मॉर्निंग टीचर। हाँ, टीचर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? किसी को भी नहीं दिख रहा है? टीचर आपका स्क्रीन शायद शेयर नहीं है। तो क्वेश्चन 2B में क्या होगा? हमें सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी क्वेश्चंस जैसे हल करने के लिए दिए जाएंगे। जैसे हम लोगों को लैम्डा का वैल्यू पूछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, सवाल में जैसे आवृत्ति पूछा जाए या फिर तरंग दैर्घ्य पूछा जाए, ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर लॉज डिफाइंड प्रिंसिपल, या फिर हम लोगों को परिभाषाएं पूछी जा सकती है, किसी भी चीज का प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। सी शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट मतलब हमें छोटे में उत्तर लिखना होगा। जैसे कि प्रतिध्वनि क्या है, प्रतिध्वनि की सुनाई देने की शर्तें क्या हैं, ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। या फिर केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा। केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा मतलब क्या होगा आप लोगों को? जैसे CaCO3 प्लस डैश करके CaCl2H2O डैश, मतलब एक केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो उसका केमिकल रिएक्शन छोटा छोटा दिया जाएगा, उसे आप लोगों को फिलअप करना होगा। या फिर कंप्लीट द फ्लो चार्ट, मतलब कंप्लीट द फ्लो चार्ट में क्या आएगा? आप लोगों को संजाल पूर्ण करने के लिए दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया जाएगा सवाल, और वो आप लोगों को हल करना है, या सवाल के रूप में या फिर किसी उत्तर के रूप में दिया जा सकता है। गिव डिफरेंस बिटवीन। गिव डिफरेंस बिटवीन क्या आ जाएगा आप लोगों का? अंतर स्पष्ट करो। मतलब जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में जी, राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, यूजेस, एडवांटेजेस, इफेक्ट, मतलब किसी चीज का गुणधर्म, विशेषता, उपयोग, फायदा, परिणाम, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। जैसे कि हीरे का उपयोग बताइए, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि फुलरिन का गुणधर्म बताइए, या फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, गिव एग्जाम्पल, मतलब आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि इसका उदाहरण लिखिए। तो इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और हमें 5 प्रश्न हल करना है।
तो इसमें क्या होगा, गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट, मतलब आप लोगों को कोई भी स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना रहेगा एलॉबरेटली, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, विस्तार में लिखना होगा, कर सकता है कार्बन का वर्गीकरण कीजिए, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सजेस्ट रेमेडीज मेजर्स, मतलब इस चीज से तुम क्या सीख लेते हो, ऐसा टाइप का भी प्रश्न आ सकता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, मतलब आप लोगों को कोई डायग्राम दिया गया रहेगा और आप लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा, जैसे कि सोनोग्राफी का तरीका, जो सोनार पद्धति है उसका डायग्राम दे दिया गया है और उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। फिर उसके बाद में कंप्लीट द टेबल चार्ट, मतलब आप लोगों को टेबल आ जाएगा, उसको कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। एक्सप्लेन द हेल्प एग्जाम्पल, आपको कोई प्रक्रिया दी जाएगी और मतलब वही सम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो सम किस किस पार्ट में, हमारे 11वें और 12वें पार्ट में है। तो एक क्वेश्चन 3 में आएगा और एक क्वेश्चन 2B में सवाल के रूप में आएगा। कंप्लीट द डायग्राम, मतलब सार पद्धति का समझ लो, इनकम्प्लीट डायग्राम आ गया, उसे पूरा करने के लिए कहा जाएगा। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर्स, मतलब आप लोगों को आकृति दी जाएगी, उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। राइट आंसर्स एक्सप्लेनेशन, कोई उत्तर आपको एक्सप्लेन करके बॉडी में लिखना होगा या फिर भाषा या फिर पैराग्राफ, मतलब आप लोगों को कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें 6-7 ब्लैक स्पेसेस दिए रहेंगे और वो ब्लैंक्स आप लोग को पूरा करके लिखना होगा। इस तरीके भी आ सकते हैं के अंदर। फिर उसके बाद में ये कंप्लीट हो गया 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, आप लोगों को कोई 2 ही प्रश्न दिए रहेंगे, 2 में से एक करना होगा। तो बायोगैस वाला अच्छे से कर लेना, सोनार पद्धति का अच्छे से कर लेना और मानवीय कर्ण ये भी अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कैसा आएगा, ड्रॉ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को क्या किया जाएगा, आकृति बना के एक्सप्लेन करना रहेगा। जैसे कि बोला जाएगा बायोगैस की आकृति बनाओ और गैस निर्मित की प्रक्रिया बताओ, मतलब बायोगैस की आकृति भी बनानी होगी, उसको कैसे तैयार किया वो भी बनाना होगा और उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन हुए वह भी बताना होगा। गिव एन इनकरेक्ट डायग्राम, आप लोगों को कोई इनकरेक्ट डायग्राम, गलत डायग्राम दिया रहेगा, उसको सही करके बनाना रहेगा। या फिर क्लासिफाई द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब आप लोगों को बहुत सारा क्लासिफिकेशन करना रहेगा, ये तो अभी आप लोगों के लिए नहीं होगा। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, हाँ आप लोगों को कोई आकृति दी गई है, उसके ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ज्यादातर 10वीं में ऐसा प्रश्न आता है कि आप लोगों को कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, वो पढ़ के आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या होगा, इसमें आप लोगों को टेबल दिया रहेगा, उसे पूरा करना रहेगा, या फिर कोई चार्ट दिया रहेगा, उसको भी पूरा करना रहेगा। या फिर आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, जैसे कि मानवीय कर्ण, इसका एक्सप्लेन कीजिए, मानवीय कर्ण की संरचना या फिर कार्य एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें क्या क्या करोगे आप लोग, इसमें उसकी आकृति बनाओगे, आकृति बनाने के बाद में उसके 3 पार्ट हैं वो लिखोगे, उसके बाद में 3 पार्ट क्या क्या काम करते हैं वो भी इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये होगा आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल वाले में। मेक अ कंसेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन एनी कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी, ये वाला अभी आपको नहीं है, ये 10th में रहेगा। तो आज का सेशन बस इतना ही, हम एंड करते हैं। आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो टीचर। हाँ टीचर, अगर हम लोग को वैज्ञानिक कारण दिया रहेगा उसमें 30-40 शब्दों में लिखना रहता है ना? उसमें आप पॉइंट बना के लिखना, ठीक है, उसमें भी 4 पॉइंट लिखना, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा, और कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आधे आधे नंबर का होता है ना, तो आधा आधा नंबर बोर्ड के पैटर्न में आप लोगों को आधा आधा नंबर करके आंसर्स दिए। टीचर, अगर उसमें से मतलब 1-2 लाइन भी वैज्ञानिक कारण में लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, अगर वैलिड रहेगा तब, मतलब उससे रिलेटेड रहेगा और सही पॉइंट रहेगा तब। ओके टीचर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हेलो टीचर। हाँ टीचर पेपर कब से शुरू होगा? जब भी शुरू होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके टीचर। आपकी क्लास टीचर बता देगी। और कोई प्रश्न जो बताया है मैंने उसमें? हेलो टीचर। हाँ बोलिए। हेलो टीचर, ये पेपर ऑनलाइन ही होगा ना? अभी तक कुछ निश्चित नहीं है, ज्यादातर ऑफलाइन होने की आशंका है। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज हमने पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके का पेपर आप लोगों को आएगा एग्जाम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।